ओके, नाउ वी स्टार्ट न्यू पॉइंट। कल हमने यहाँ तक देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होती हैं। सो ड्रावर, ड्रावी एंड पे, ऐसे 3 पार्टीज होती है। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है प्रिपेयर करने के लिए, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों में डिफरेंस क्या है उसे अंडरस्टैंड कीजिए पहले। प्रॉमिसरी नोट, ये जो प्रॉमिस देता है वो पर्सन इसे प्रिपेयर करता है। जैसे एक स्टोरी हमने देखी थी राम और श्याम की। राम सेलर था और श्याम परचेसर था। सो डेफिनेटली राम सेल करेगा और श्याम परचेस करेगा। तो वो पैसा कौन किसे देगा, तो श्याम राम को देगा, बट श्याम के पास अभी पैसा नहीं है। तो श्याम क्या करेगा कि बोलेगा कि मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि मैं 3 महीने में आपको पैसा दे दूँगा, बट प्रॉमिस ऐसा ओरली नहीं होना चाहिए। अगर ओरली है तो ये ब्रेक होने के चांसेस कहीं ना कहीं होते हैं। तो इसके लिए प्रॉमिस भी एक रिटन डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया जाता है जिसे बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। बट ये प्रिपेयर कौन करेगा, जैसे हमने कल बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था पहले, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रावर ने प्रिपेयर किया था, मतलब राम ने, और श्याम ने उसे एक्सेप्ट किया था। बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक ऑर्डर था जिसमें राम ने श्याम को ऑर्डर दिया था कि तू मुझे 3 महीने के बाद पैसा देना। बट नाउ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में होता है प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस कौन देगा, तो जो पैसा देने वाला है। तो डेफिनेटली पैसा कौन देने वाला था, श्याम, क्योंकि श्याम ने परचेस किया था गुड्स। तो श्याम राम को ये प्रॉमिस देगा कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। बट ऐसा प्रॉमिस भी एक रिटन डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर होता है। तो डेफिनेटली ये भी लीगल एविडेंस होने के लिए कौन से पेपर के ऊपर प्रिपेयर किया जाएगा, डेफिनेटली स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो प्रॉमिस देने वाला होता है ड्रावर, मतलब प्रॉमिसरी नोट जो प्रिपेयर करता है उसे बोला जाता है ड्रावर। सो फर्स्ट पार्ट इज ड्रावर। तो आपके पास पहला पार्टी यहाँ पर आएगा ड्रावर। ड्रावर इस बार राम नहीं होगा, क्योंकि राम थोड़ी प्रॉमिस दे रहा है, प्रॉमिस तो श्याम दे रहा है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा श्याम। बिल ऑफ एक्सचेंज में श्याम ने उसे एक्सेप्ट किया था तो उसे ड्रावी बोला गया था। राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था तो राम को बोला गया था ड्रावर। बट यहाँ पे प्रॉमिस देने वाला कौन है, श्याम। तो श्याम उस डॉक्यूमेंट को ड्रॉ करेगा तो श्याम हो गया ड्रावर। ओके, तो श्याम क्या करेगा, उस प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करेगा और सिग्नेचर भी करेगा। अब ये सेकंड पार्टी इसमें आती है डायरेक्टली पे। इसमें ड्रावी नहीं होता, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, ड्रावर, ड्रावी एंड पे इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बट इन प्रॉमिसरी नोट ओनली 2 पार्टीज, फर्स्ट इज ड्रावर एंड सेकंड इज पे। पे मतलब हमने देखा तो जो पैसे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे पैसे किससे मिलने वाले हैं, राम को मिलने वाले हैं। तो राम हो गया पे और श्याम हो गया ड्रावर। तो श्याम ने इस बिल को ड्रॉ किया, इस बिल को नहीं सॉरी, श्याम ने इस प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया तो श्याम हो गया ड्रावर। और पे मतलब कौन, तो जो पैसे रिसीव करेगा। तो जो बिल को या फिर नोट को ड्रॉ करता है उसे ड्रावर बोला जाता है। बट इस पार्ट में मतलब प्रॉमिसरी नोट में ड्रावर कौन है यहाँ पर, श्याम, जिसने परचेस किया था, जो पैसा देने वाला है। ओके, और जिसे पैसे मिलने वाले हैं उस पर्सन को बोला जाएगा पे। तो यहाँ पे 2 ही पार्टीज होती है, फर्स्ट इज ड्रावर एंड सेकंड इज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज थी, ड्रावर, ड्रावी एंड पे। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसे हमें पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर कैसे करते हैं इसका फॉर्मेट हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज ड्राफ्ट।
अब जो भी बात होने वाली है बिल ऑफ एक्सचेंज की, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट आपके सिलेबस में है बट आपको प्रिपेयर करना नहीं है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पर दिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अब सारी बातें होने वाली है, जिसमें 3 पार्टीज थी, ड्रावर, ड्रावी एंड पे। ठीक, सो फर्स्ट पार्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो ड्रॉ किया था राम ने, क्योंकि राम को पैसे लेने थे। ठीक, देखिए पूरे टॉपिक में वही राम श्याम का स्टोरी रिपीट होने वाला है। तो राम सेलर है और श्याम परचेसर है। राम को पैसा मिलना है और देगा कौन? श्याम। तो डेफिनेटली राम श्याम को ऑर्डर देगा कि तू मुझे पैसे देना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे राम सिग्नेचर करेगा, क्योंकि राम ने उसमें लिखा है कि 3 महीने 10,000 रुपये ये मुझे मिलने वाले हैं। तो राम उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। राम ने इस डॉक्यूमेंट को दिया श्याम को। श्याम उसे रीड करेगा और श्याम जब तक उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है ड्राफ्ट। सो ड्राफ्ट मतलब यहाँ पर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रावी। जब तक ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट ये बिल ऑफ एक्सचेंज को ही बोला जाएगा बट बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रावी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह होती है कि जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रावी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट बोला जाता है। सो बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रावी इज कॉल्ड ड्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज टेनर ऑफ बिल। अब टेनर मतलब जिस ड्यूरेशन को अलाउ किया जाता है। कौन किसे अलाउ करेगा? ड्रावर ड्रावी को अलाउ करेगा। द पीरियड फॉर विच द बिल इज ड्रॉन, जिस ड्यूरेशन के लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है ना, जैसे राम ने शाम के लिए 3 महीने का बिल ड्रॉ किया था। सो 3 months इज अ टेनर ऑफ बिल। अगर मैं राम हूँ और मैंने किसी के ऊपर 60 days का बिल ड्रॉ किया, मतलब 60 दिन के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो ये 60 days हो गया टेनर ऑफ बिल। द पीरियड फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज टर्म एज टेनर ऑफ बिल। ठीक, तो जो भी ड्यूरेशन अलाउ किया जाएगा उस ड्यूरेशन को बोला जाता है टेनर। 3 months, 2 months, 90 days, 45 days, समथिंग कुछ भी हो सकता है। जितना भी मैं सामने वाले को साइड देने वाला हूँ, जितने दिन उसे अलाउ करने वाला हूँ, जितने महीने उसे अलाउ करने वाला हूँ, या फिर हफ्ते भी हो सकता है, तो उस ड्यूरेशन को बोला जाएगा टेनर ऑफ बिल। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब हमने टेनर ऑफ बिल देखा, मैंने 3 months अलाउ किए। सपोज आज का डेट है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से मैंने अलाउ किया उस पर्सन को 3 महीने, तो 1 जुलाई से 3 months काउंट होगा। तो 1 जुलाई के आगे 3 months, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। जुलाई के आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जो 3 months मैंने अलाउ किए थे ये 1 अक्टूबर को फिनिश हो गए। तो 3 महीने जिस दिन खत्म होते हैं उसे ड्यू डेट नहीं बोला जाता है। जो ड्यूरेशन मैंने अलाउ किया था, जो टेनर मैंने दिया था 3 months का, ये 1 अक्टूबर को खत्म हो गया, तो इस 1 अक्टूबर को बोला जाएगा नॉमिनल डेट। वापस से सुनिए, जिस दिन अलाउ किया हुआ पीरियड, अलाउ किया हुआ जो 3 months था वो ख़त्म हो गया। जुलाई 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई के आगे काउंट करते हैं 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो इस दिन 3 महीने ख़त्म हो गए 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल डेट, नॉट ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट निकालना बाकी है। तो जिस दिन अलाउ किया हुआ पीरियड खत्म होता है उस दिन को बोला जाता है नॉमिनल डेट। ठीक, और लीगली हर बिल में ये एक्ट में लिखा गया, ये हमने नहीं बोला कि 3 months से इसके लिए 3 days है, 2 months से इसके लिए 2 days, नहीं।
सबके लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा क्रेडिट अलाउड किया जाता है। ये ग्रेस पीरियड बोला जाता है। 3 दिन उसे अलाउ किए जाते हैं। 1 अक्टूबर को खत्म हो गया 3 महीना, और 3 दिन एडिशनल दिए जाएंगे। सो 2 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर ये हो गया आपका ड्यू डेट, या फिर इसे डेट ऑफ मैच्योरिटी बोला जाता है। ठीक, देखिए डेफिनेशन क्या है इसका। The due date or date of maturity of a bill is date on which the bill is to be paid. जिस दिन बिल का पेमेंट होगा उस दिन को बोला जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी, या उस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट। इन केस ऑफ बिल्स मेड पेबल एज अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, ये 2 अलग अलग पार्ट है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। थोड़ी देर के बाद उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो आफ्टर डेट आफ्टर साइट फिलहाल ऐसे रीड करते हैं। ये क्या है, ये थोड़ा टाइम जाने के बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन केस ऑफ बिल्स मेड पेबल अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, द लॉ अलाउज 3 days ऑफ ग्रेस। 3 दिन का ग्रेस डेज अलाउ किया जाता है। In addition to the period specified in the bill, जो भी पीरियड अलाउ किया जाएगा हर बिल में 3 दिन ये एक्स्ट्रा अलाउ किए जाएंगे, ग्रेस डेज इसे बोला जाता है। द डेट अराइव्ड एट बिफोर एडिंग दीज डेज ऑफ ग्रेस, ये 3 दिन ऐड होने के पहले, जैसे हमने निकाला था 1 अक्टूबर, तो उस डेट को बोला जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। और 3 दिन ऐड होने के बाद जो डे आएगा उस डे को बोला जाएगा लीगल ड्यू डेट या फिर नॉमिनल ड्यू डेट, सॉरी लीगल ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट वापस से एक बार समझते हैं। आज का डेट है 7 मई, 7 मई के आगे 3 महीने, 3 महीने अलाउ किए, इसके लिए 3 महीने ले रहे हैं। अब 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स जो भी दिया होगा उसको काउंट करेंगे। फिलहाल हमने 3 मंथ्स के बारे में सोचना है। 7 मई के आगे 3 मंथ्स, आज का डेट 7 मई के बाद 7 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त, मई के आगे जून, जुलाई, अगस्त, तो 7 अगस्त आ गया। तो 7 अगस्त में ये जो 3 मंथ्स हमने अलाउ किए थे ये खत्म हो गए, तो इस डेट को बोला जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक, तो इस 7 कौन सा महीना था, मई के आगे जून, जुलाई, अगस्त। 7 अगस्त के आगे जो 3 दिन अलाउ किए गए हैं उसे ऐड कर देते हैं। तो 7 अगस्त के आगे ये 3 दिन ऐड करते हैं, 8, 9, 10। 7 अगस्त के आगे बात कर रहा हूँ, 8, 9, 10। सो 10 अगस्त ये हो गया आपका लीगल ड्यू डेट। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं, 22 नवंबर। ठीक, 22 नवंबर, इसके आगे 3 मंथ्स, नवंबर के आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 22 फरवरी तक आ गए, जहाँ पे ये 3 महीने खत्म हो गए। तो 3 महीने खत्म हो गए तो उस डेट को बोला जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। अब इस 22 फरवरी में आप 3 दिन ऐड कर दो, 3 दिन ऐड करते तो 23, 24, 25, तो 25 ये हो गया आपका लीगल ड्यू डेट। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ 3 days ग्रेस डे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, सिंपल है। While calculating the due date of promissory note or BOE, what is BOE? Bill of exchange, 3 days must be added to the period. अब ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट के लिए भी होता है। प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, आपको कंपलसरी ये 3 दिन उस
ड्यूरेशन में क्या करने हैं, उस पीरियड में क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं, विच इज डेटेड इन द बिल्स, जो भी डेट होगा बिल का उसमें 3 दिन ऐड हो जाएगा। दिस एक्स्ट्रा 3 days आर नोन एज ग्रेस डेज। ये जो 3 दिन दिए गए, ये 3 दिन कंपल्सरी है, ये आपको एक्ट में दिया गया है। ये 3 दिन जो ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा में, उस एक्स्ट्रा डेज को बोला जाता है ग्रेस डेज। तो ये प्रॉमिसरी नोट के लिए भी रहेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट, कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये एक अच्छा पॉइंट है। कंडीशनल, नॉट कंडीशनर जो आप बालों को लगाते हैं, दिस इज अ कंडीशनल। कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कभी ऐसा होगा कि ड्रावर बिल तो ड्रॉ कर देता है 3 months का, अमाउंट लिख देता है उसमें 10,000, और ये डॉक्यूमेंट ड्रावर ड्रॉ करने के बाद सिग्नेचर भी करेगा, तो ड्रावर का सिग्नेचर तो हो गया, बट इम्पॉर्टेंट किसका है, ड्रावी का, क्योंकि जब तक ड्रावी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा तो उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट बोला जाता है। तो राम ने ये डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया और शाम को सेंड कर दिया, शाम उसे रीड करेगा और वो बोलेगा मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं 9,800 दूंगा, बट बिल तो 10,000 का रेडी हो गया, और ये बिल हमने ब्लैंक पेपर के ऊपर प्रिपेयर नहीं किया था, इसे स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिपेयर किया था, तो स्टैम्प तो वेस्ट हो जाएगा अगर ये 10,000 नहीं बोल रहा है। तो अगर ये 10,000 रुपये के लिए एग्री नहीं हो रहा है, 9,800 9,800 के लिए एग्री हो रहा है, तो जब ड्रावी सिग्नेचर करेगा तो वहाँ सिग्नेचर के यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर देगा फॉर 9,800 ओनली। ऊपर के 10,000 में या इन वर्ड्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। नीचे जब ड्रावी सिग्नेचर करेगा, आगे फॉर्मेट आएगा तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब ड्रावी सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर के साथ वहीं पर सिग्नेचर के साथ में ही ब्रैकेट में शो कर देगा कि फॉर 9,800 ओनली। मतलब यहाँ पे उसने कंडीशन डाला है कि मैं 10,000 नहीं दूंगा, 9,800 रुपये दूंगा। तो अगर ऐसा कोई चेंज ड्रावी उस बिल में करता है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इफ ड्रावी एक्सेप्ट्स द बिल बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस, अगर उसमें कोई चेंज करता है इन द टर्म्स रिगार्डिंग द टाइम। अब ये चेंजेस कौन कौन से फॉर्म में कर सकता है, जैसे कि 3 months अलाउ किया था उसने, 3 months नहीं बोला, मैं 3.5 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने और आधा महीना और, मतलब 3.5 months हो सकता है ऐसा। तो एक चेंज करने के लिए कौन कौन से टर्म्स है, तो एक है टाइम और दूसरा है अमाउंट ऑफ पेमेंट और प्लेस ऑफ पेमेंट। टाइम, अमाउंट, प्लेस ऑफ पेमेंट, ऐसे 3 अलग अलग कंडीशन हो उस बिल में शो कर सकता है। एक तो अमाउंट के लिए कंडीशन डालेगा, या फिर टाइम के लिए डालेगा, या फिर प्लेस के लिए डाल सकता है, या फिर ऐसा हो कि सबके लिए डाल सकता है, सारी कंडीशन एक साथ। तो ऐसे अगर वो चेंजेस करता है उस डॉक्यूमेंट में तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टेंस इज सेड टू बी कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मतलब ड्रावी अगर उस डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर कुछ चेंज करता है, क्योंकि जब तक ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करेगा तब तक वो ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट में अगर चेंजेस होते हैं तो चेंज होने के बाद ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को अगर एक्सेप्ट करता है तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इफ एनी चेंजेस, अब चेंज कहाँ पे होगा, वापस से ध्यान दीजिए, एक तो टाइम में होगा, या फिर अमाउंट में होगा, या फिर प्लेस के लिए हो सकता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनकंडीशनल और जनरल एक्सेप्टेंस। डेफिनेटली ऊपर कंडीशनल था तो उसने कंडीशन डाला था, अब यहाँ पे अनकंडीशनल है तो विदाउट एनी चेंजेस अगर ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस विदाउट एनी चेंजेस। जैसे ऊपर बोला कि 10,000 में 9,800 दूंगा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ड्राम ने 10,000 रुपये डॉक्यूमेंट में लिखा था, 3 months लिखा था, 10,000 3 months, दोनों के लिए ड्रावी एग्री हो गया और सिग्नेचर कर दिया। सो विदाउट एनी चेंजेस इफ ड्रावी एक्सेप्ट द बिल, इट इज कॉल्ड अनकंडीशनल
एक्सेप्टेंस, या फिर उसे जनरल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। If the drawee accept the bill without putting any condition, without any changes or making any change in terms of bill, such an acceptance is known as unconditional or general acceptance। अगर कोई भी चेंज उस डॉक्यूमेंट में नहीं करता है तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा अनकंडीशनल, और अगर चेंज करता है तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अंडरस्टैंड? वैसे तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ड्यू डेट वर्ड्स का, फॉर्मूला क्या होता है ये एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो कैलकुलेट ड्यू डेट कैसा होगा, ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहला कंडीशन, इफ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट। हाँ, अब आफ्टर डेट और आफ्टर साइट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। राम और श्याम, आपको स्टोरी पता है, राम ड्रावर है और श्याम ड्रावी है। राम ने बिल ड्रॉ किया था आज का डेट है 7th में, तो डेफिनेटली राम उस डॉक्यूमेंट में डेट कौन सा लिखेगा, 7th में। तो राम ने 7th में ये डेट लिख दिया, दिस इज द डेट ऑफ बिल। जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है डेट ऑफ बिल। ठीक, बिल ड्रॉ हो गया 10,000 के लिए 3 मंथ्स के लिए आज के डेट में, मतलब 7 मई 2020, और ये बिल हमने रीड करने के लिए दिया शाम को। शाम मतलब ड्रावी। ठीक, तो शाम 2 दिन का समय लगाएगा, उसने 2 दिन उसको लगाए सोचने के लिए। ठीक, उसके बाद उसने सिग्नेचर किया। दूसरे दिन करते, एक दिन उसने उसके पास रखा और दूसरे दिन सिग्नेचर किया। दूसरा दिन मतलब 9 तारीख आ गई, 9th मई। तो ड्रावी जिस दिन साइन करेगा उस डेट को ड्रावी रिकॉर्ड करेगा जब सिग्नेचर करेगा उसके साथ। मतलब उसने सिग्नेचर कौन से डेट में किया है वो डेट भी उस डॉक्यूमेंट में शो की जाती है। इट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब उसमें दूसरे दिन 2 दिन उसने ऐसे ले लिए, हमने 7 तारीख लिखी थी, उसने 9 तारीख को एक्सेप्ट किया है, 7th और 9th मतलब 2 डेज उसने एडिशनल ले लिए हैं। तो जिस दिन ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा तो उसे बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब उसने 2 डेज एक्स्ट्रा ले लिए, तो आफ्टर साइट। और अगर आफ्टर डेट बोला जाए तो 7th मई से काउंट होगा आपका 3 मंथ्स, और आफ्टर साइट अगर बोला जाए तो 9th मई के आगे काउंट होगा आपका 3 मंथ्स। तो आपके क्वेश्चन में आपको जो 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 90 डेज समथिंग जो भी दिया है वो कौन सी डेट के आगे काउंट करना है ये आपको दिया है। एक तो दिया रहेगा आफ्टर डेट या फिर दिया रहेगा आफ्टर साइट। और कभी ऐसा भी होगा कि कुछ नहीं दिया, जस्ट ओनली 3 मंथ्स गिवन है और आपके पास डेट ऑफ बिल भी है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। सो डेफिनेटली आप डेट ऑफ बिल के आगे वो 3 मंथ्स काउंट करेंगे। ठीक, सपोज इफ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, ठीक, वही डेट लेते हैं 7th में और 9th में। आफ्टर डेट मतलब 7th में और आफ्टर साइट मतलब 9th में के आगे काउंट होगा। तो कैलकुलेट कैसा होगा, आपको ड्यू डेट मिलेगा कैसे। देखिए आफ्टर डेट अगर है तो डेट ऑफ बिल मतलब 7th में जो हमने अभी कंसिडर किया था उसके आगे आपको 3 मंथ्स काउंट करने हैं, पीरियड ऑफ बिल। 7th में के आगे 3 मंथ्स, 7th में जून, जुलाई, अगस्त, 7 अगस्त आ गया आपके पास, और उसमें 3 डेज आपको ग्रेस डेज आपको क्या करना है उसमें ऐड कर देना है। तो मई के आगे था जून, जुलाई, अगस्त, 7 अगस्त प्लस 3 डेज 8, 9, 10 अगस्त हो गया ना आपका ड्यू डेट। ठीक, अगर आफ्टर डेट है तो आपको काउंट करना है डेट ऑफ बिल के आगे। अंडरस्टैंड? एंड सेकंड फॉर्मूला, इफ द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट। अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा उस डेट के आगे आपको काउंट करने हैं 3 मंथ्स, मतलब 9th मई के आगे। तो फॉर्मूला किस तरह से होगा, ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ एक्सेप्टेड मतलब 9th मई प्लस जो ड्यूरेशन अलाउ किया गया 3 मंथ्स अलाउ करते हैं
9th मई के आगे, मई के आगे 3 मंथ्स डायरेक्टली काउंट हो जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, 9th अगस्त। अब 7th नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर साइट है। 9th अगस्त के आगे 3 डेज 10, 11, 12, तो 3 डेज अगर ऐड करते हैं तो आपका 12th अगस्त ये होगा ड्यू डेट। आफ्टर डेट है तो 7th मई के आगे हमने काउंट किया था, आफ्टर साइट है तो 9th मई के आगे हमें काउंट करना रहेगा। ठीक, तो ये सिंपल फॉर्मूला था। ओके, अब जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वहां तक हम आ गए हैं। ये सारे कंसेप्ट छोटी छोटी कंसेप्ट थे और सारे इसमें बहुत सारी बाकी है। जब डिटेल में होगा तो और एक है, क्योंकि इसमें आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज का भी टॉपिक आता है। ये एक फॉर्मेट प्रिपेयर हम करने वाले हैं जिस फॉर्मेट का स्पेसिमन अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करने का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए होगा, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो भी डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। तो उस डेटा को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरह से उस बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रेजेंटेशन होगा, ये प्रेजेंटेशन किस तरह से है केयरफुली देखिए। सबसे पहले मिडल में आ जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम आ गया। सेकंड थिंग, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ कौन से पेपर के ऊपर किया था? स्टैम्प पेपर। वेरी गुड, स्टैम्प पेपर के ऊपर हमने ड्रॉ किया था। तो स्टैम्प पेपर ऐसा आपको जस्ट स्टैम्प शो करना है, आपको रियल स्टैम्प पेपर नहीं दिया जाएगा। आपने कभी देखा होगा 10 रुपए का, 20 रुपए का स्टैम्प पेपर एफिडेविट वगैरह आप बनाते हो, 100 रुपए का होता है, ऐसे अलग अलग रुपीज़ के होते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज डील हो रहा है तो वहीं पर भी वापस में आपको स्टैम्प पेपर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर उस बॉक्स में लिखा जाएगा स्टैम्प, उस बॉक्स में लिखा जाएगा स्टैम्प। ओके, सेकंड, उसी के नीचे वापस और एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में लिखा जाएगा हमारा अमाउंट, सॉरी स्टैम्प रुपीज, सॉरी। राइट साइड में नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर, उस ड्रावर का नाम और पता। राम, राम को हमने ड्रावर बोला था, तो राम और उसका एड्रेस उसके नीचे होगा। और राम जिस दिन ये डॉक्यूमेंट बनाएगा उस डॉक्यूमेंट का डेट, मीन्स डेट ऑफ बिल, वहीं पर उसी एड्रेस के नीचे लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में हमने लिखा स्टैम्प, उसी के नीचे लिखा रुपीज, इन नंबर्स में आएगा जैसे चेक में आप लोगों ने देखा होगा। और राइट साइड में होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर और उसी के साथ लिखा जाएगा डेट ऑफ बिल। ठीक, नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, पीरियड आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, मतलब जो हमने 3 मंथ्स अलाउ किया उसको खत्म होने के बाद जो डेट आएगा उस दिन शाम मुझे पैसा देगा, या फिर और माय ऑर्डर, और माय ऑर्डर। Period after date paid to me or my order, the sum of rupees in words। अब यहाँ पे इन वर्ड्स में रुपीज लिखना है। जो अमाउंट हम इस बॉक्स में लिखने वाले हैं वही अमाउंट यहाँ पे इन वर्ड्स में लिखी जाती है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बस ये 2 लाइन आपको याद कर देंगे।
इसमें आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बाकी ये 2 लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। पीरियड आफ्टर डेट, पीरियड ये वर्ड जो है ये चेंज होते जाएगा, पीरियड आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल पीरियड आपको लिखना है। 3 months आफ्टर डेट, 60 days आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट, पीरियड वर्ड निकल जाएगा और वहाँ पर आएगा क्या, एक्चुअल जो आपको अलाउ करना है, 3 months, 2 months, 90 days, 45 days जो भी रहेगा। तो पीरियड वर्ड आप निकाल लीजिए, उस जगह पे लिखिए 45 days, 60 days, 3 months, 2 months, after date pay to me or my order the sum of rupees, rupees इन वर्ड्स जो भी आप लिखने वाले ये चेंज होते रहेगा, रुपीज 10,000, रुपीज 8,000, रुपीज 9,700 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक, तो एक तो पीरियड और दूसरा रुपीज इन वर्ड्स, ये दोनों बातें इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में चेंज होती जाएगी, बाकी सारा मैटर एज इट इज रहेगा। ओके, ड्रॉ किसने किया, ड्रावर ने। तो ड्रावर इसके ऊपर सबसे पहले साइन करेगा, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है SD। ठीक, तो SD सिग्नेचर के नीचे ड्रावर लिखा मैंने, जस्ट नाम लिखा जाएगा, एक्चुअल सिग्नेचर बनाना नहीं है जैसे हम करते हैं साइन, तो ऐसा साइन आपको बनाना नहीं है राम के लिए, जस्ट जो नाम दिया रहेगा आपको एज इट इज लिख देना है वहाँ पर, ड्रावर नहीं लिखेंगे, उस ड्रावर का जो नाम रहेगा, राम पाटिल तो हम भी राम पाटिल लिखेंगे, राम शर्मा तो हम भी राम शर्मा लिखेंगे, अजय पाटिल हम तो अजय पाटिल लिखेंगे। ठीक, ये हो गया ड्रावर का साइन। तो अभी तो ये ड्राफ्ट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ड्रावी का सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो ड्रावी जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ड्राफ्ट। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, दिस इज अ ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ड्राफ्ट है। मिडल में एक्सेप्टेड, अब कौन एक्सेप्ट करेगा, डेफिनेटली ड्रावी, तो वापस सिग्नेचर के लिए मैंने SD लिखा और इसके नीचे लिखा है ड्रावी। तो राइट साइड में ड्रावर का सिग्नेचर, मिडल में आएगा आपका ड्रावी का सिग्नेचर। अब जैसे हमने ऊपर एक डेट ऑफ बिल लिखा था यहाँ पर, तो जिस दिन ड्रावर ने इस बिल को ड्रॉ किया था उस डेट को बोला गया डेट ऑफ बिल, और मैंने दूसरा डेट भी बोला था ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन ड्रावी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ड्रावी डेट लिखता है, उस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आपके पास 2 डेट्स होंगी, एक डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आफ्टर डेट बोला ये पीरियड आपको काउंट करने के लिए, तो आप इस डेट के आगे उस ड्यूरेशन को काउंट करेंगे। आफ्टर साइड बोला तो आप इस डेट के आगे, जैसे हमने अभी 2 फॉर्मूले देखे थे इसके पहले। ठीक, और सबसे आखिरी में लेफ्ट साइड में नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावी, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावी। तो ड्रावी का नाम और पता यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे हमने राम का नाम पता लिखा था, यहाँ पे लक्ष्मण आएगा और लक्ष्मण का पता भी आएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करने के लिए आता है 5 मार्क्स के लिए। सिंपल है, इसमें आपको दोनों के नाम और पता जो लिखा है हमने, नेम ऑफ ड्रावर, नेम ऑफ ड्रावी, इन दोनों के लिए 1-1 मार्क होता है, 1-1 हो गया 2 मार्क। इन दोनों के लिए हाफ मार्क होता है, हाफ मार्क स्टैम्प लिखने के लिए, हाफ मार्क आपको रुपीस लिखने के लिए, तो 3 मार्क्स हो गए। ये जो मैटर हमने लिखा है उस मैटर को लिखने के लिए आपको होता है 1 मार्क, हो गया यहाँ पर आपका 4 मार्क्स। ठीक, और इन दोनों सिग्नेचर के लिए वापस हाफ मतलब 1 मार्क हो गया। ऐसा टोटल कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये आपका 5 मार्क्स के लिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना था, तो इसे थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए और अपने रजिस्टर में ये प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए। ये स्पेसिमन है, ये आपको हर क्वेश्चन के लिए काम में आने वाला है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद इस पूरे फॉर्मेट को आपको एक बॉर्डर लाइन डाल देना, मतलब बॉक्स, तो ये दिखने के लिए अच्छा दिखता है। कलर नहीं करना है, ये कलर आपको जस्ट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैंने किया है। आप जस्ट एक साइड में उसको बॉक्स डाल सकते हैं, मतलब उस बॉक्स को पहले ड्रॉ मत कीजिए, पहले लिख लीजिए फिर उसको बॉक्स डाल दीजिए, क्योंकि बॉक्स में कभी कभी आप इधर उधर लिख देते हो, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है बॉक्स, तो आप पहले इसे लिख दें, या फिर
आपको लगता है कि आपका बाहर जाने के चांसेस है तो पहले बॉक्स ड्रॉ कर लो, मतलब उस बॉक्स के अंदर अंदर ही आपको सारा लिखना रहेगा। देखिए और प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड कीजिए। और जो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं याद से अलग से एक रजिस्टर बनाइए 12th स्टैंडर्ड के लिए और इस टॉपिक के डिटेल्स उस रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए।